नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज से हम भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी की सीरीज शुरू कर रहे हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम आने वाली कई श्रृंखला में यानी कि एक के बाद एक वीडियोज में हम पूरी भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी को ठीक तरह से एकदम, जो कि एम लक्ष्मीकांत की जो पुस्तक है उसको आधार बना करके इस वीडियो लेक्चर को शुरू किया गया है। और भारतीय राज्य व्यवस्था प्रतियोगी परीक्षाओं का एक ऐसा खंड है जिससे संबंधित प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और अगर आपने अच्छी तरह से इन प्रश्नों को समझ लिया, इनका कंसेप्ट समझ लिया, तो आपके सारे प्रश्न सही होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। और यह सबसे आसान और रुचिकर खंड होता है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने का। और 10 से 15% प्रश्न इस खंड से यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछे जाते हैं, तो आपकी तैयारी में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है दोस्तों। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक होगा वह होगा भारत का संवैधानिक विकास, और इसमें पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे और दूसरा भाग इसका पार्ट 2 होगा जिसमें शेष बचा हुआ भाग पढ़ा जाएगा। तो आइए दोस्तों, आरंभ करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इसे भारत का प्रशासनिक विकास, भारत का राजनीतिक विकास और भारत का ऐतिहासिक विकास, इन नामों से भी जाना जाता है। यानी कि भारत का प्रशासनिक विकास, भारत का राजनीतिक विकास और भारत का ऐतिहासिक विकास, ये सारे नाम भारत के संवैधानिक विकास यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, आइए और आगे बढ़ते हैं। अब भारत का संवैधानिक विकास पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जान लें कि संविधान क्या है। किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए, वहाँ के नियमों कानूनों को लिपिबद्ध करने के लिए एक पुस्तक बनाई जाती है जिसमें वहाँ के नियम कानून, वहाँ के देश की शासन प्रणाली किस आधार पर चलेगी उसको उसमें लिपिबद्ध किया जाता है। ठीक है, तो संविधान जो है, इस संविधान शब्द सम और विधान, सम यानी कि बराबर और विधान माने नियम या कानून, ऐसा कानून जो सभी के लिए समान हो, बराबर हो, इन दो शब्दों से मिलकर के संविधान बना है। यानी कि सम और विधान, इन दो शब्दों से मिलकर के संविधान बना है। सम का अर्थ है बराबर और विधान का अर्थ नियम और कानून, अर्थात वह नियम जो सभी नागरिकों पर एक समान लागू होता है, संविधान कहलाता है। संविधान को अंग्रेजी भाषा में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। संविधान किसी देश की नीतियों और सिद्धांतों का वह संग्रह होता है जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। यानी कि किसी भी देश की, जैसे कि आप एक परिवार का ले लें हिस्सा, परिवार को आप उदाहरण के रूप में लें, तो वहाँ पर एक बुजुर्ग होता है या जो मुखिया होते हैं, आपके दादा हो सकते हैं, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके चाचा जी हो सकते हैं, उनके द्वारा परिवार को चलाने के लिए कुछ नियम बना दिए जाते हैं, कुछ रूल्स बना दिए जाते हैं, और उन नियमों, उन रूल्स के आधार पर परिवार आगे बढ़ता है। उसी तरह से परिवार से आगे हम बढ़ें तो समाज, फिर गांव, जिला, राज्य और फिर पूरे देश का शासन प्रणाली आगे संचालित की जाती है। चलिए दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, संविधान, किसी भी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था तथा नागरिकों के हितों की रक्षा करने का एक मूल माध्यम होता है। ठीक है, जिसके माध्यम से उस देश के विकास की दिशा का निर्धारण होता है। यानी कि वह देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा उसका पता या उसका अंदाज़ा उस देश के संविधान के आधार पर लगाया जा सकता है। जैसे भारत का संविधान, यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर आगे बढ़ता है जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं, सभी धर्म को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं, और एक लोकतांत्रिक मूल्यों को सामने रखते हुए
देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। तो संविधान किसी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए और आगे बढ़ें। इस प्रकार अब हम कहें तो संविधान एक वैधानिक दस्तावेज अथवा कानूनों की एक लिपिबद्ध संहिता है जिसके आधार पर किसी देश की शासन प्रणाली का संचालन होता है। ठीक है, तो संविधान एक वैधानिक या कानूनी दस्तावेज होता है अथवा कानूनों की लिपिबद्ध संहिता है जिसके आधार पर किसी देश की शासन प्रणाली का संचालन होता है। संवैधानिक विकास क्या है? अब इस शब्द को हम समझने का प्रयास करते हैं। संवैधानिक विकास का मतलब संवैधानिक मूल्यों का विकास। ठीक है दोस्तों, संवैधानिक विकास का है संवैधानिक मूल्यों का विकास जिसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, प्रजातंत्र ये मूल्य शामिल हैं। इन मूल्यों का विकास, इसके साथ ही साथ संवैधानिक संस्थाओं का विकास, जैसे विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका जो कानूनों का मूल्यांकन करती है या परीक्षण करती है कि कानून सभी के साथ समान भाव से लगाए गए हैं अथवा नहीं लगाए गए। तो संवैधानिक विकास का मूल आशय है जो अच्छा अभिशासन लाने में सहायता करते हैं। यानी संवैधानिक विकास संवैधानिक संस्थाओं का विकास करता है और उसके माध्यम से अच्छा अभिशासन या गुड गवर्नेंस लाने में सहायता प्राप्त होती है। ठीक है, और आगे बढ़ें। अब देखिए, ऐसा भी माना जाता है या ऐसा लोगों के द्वारा कहा जाता है कि भारत में ब्रिटिश शासन लागू करने पर अंग्रेजों द्वारा भी कहा गया था कि भारत में अंग्रेजी शासन भारत एवं भारत के लोगों की भलाई के लिए ही है। इस प्रकार संवैधानिक विकास संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक मूल्यों को लाने का प्रयास करता है तथा संवैधानिक संस्थाओं, लोकतांत्रिक संस्थाओं को भी लाने का प्रयास करता है। यानी कि संवैधानिक मूल्यों में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, प्रजातंत्र और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनको लाने का समन्वित प्रयास संवैधानिक विकास करता है। तो भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो पारित किए गए प्रमुख एक्ट्स हैं उनको 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है चार्टर एक्ट्स, यानी कि अधिकार पत्र। ये अधिकार पत्र किसे दिए गए? भारत में व्यापार करने के लिए जो कंपनी आई थी उसको ब्रिटिश सरकार के द्वारा कुछ अधिकार दिए गए थे। उन अधिकारों का जो आदेश था उसे ही अधिकार पत्र कहा जाता है। और दूसरा, जब कंपनी भारत में व्यापार करने लगी उसके बाद उस कंपनी के द्वारा जब भारत में भ्रष्टाचार किया जाने लगा, लूटपाट किया जाने लगा, तो उसको नियंत्रित करने के लिए जो कानून बनाए गए उनको रेगुलेटिंग एक्ट यानी कि नियंत्रण करने वाले कानून के नाम से जाना गया। और उसके बाद भारत शासन अधिनियम यानी कि भारत परिषद अधिनियम, ठीक है, लागू किया गया। तो आइए इनको एक एक करके समझते हैं। पहला चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट क्या है? चार्टर एक्ट ऐसे एक्ट हैं जो भारत में व्यापार करने के लिए आने वाली कंपनी को ब्रिटेन के शासन यानी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी को व्यापार के अधिकार के लिए प्रदान किए गए थे। यानी कि इसके द्वारा, चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी को कहा गया कि जाइए आप पूर्व के देशों के साथ व्यापार करिए। चार्टर एक्ट का भारत के शासन में कोई लेना देना नहीं था। यानी चार्टर एक्ट जो थे ये भारत के शासन पद्धति को सुधारने, शासन व्यवस्था सुधारने, भारतीयों को कोई लाभ प्रदान करना, इनका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। ये सीधे सीधे कंपनी के द्वारा यानी कि
जो ब्रिटिश सरकार है उसको उसके द्वारा कंपनी को प्रदान किए गए थे। और ये कंपनी कौन थी? देखिए, कंपनी 1599 में कंपनी ऑफ मर्चेंट्स फ्रॉम इंग्लैंड फॉर ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडिया, इस नाम से एक कंपनी बनाई गई। इसी कंपनी को 1600 एवं 1726 ईस्वी में, सन 1600 में और 1726 में दो बड़े अधिकार पत्र दिए गए। ठीक है, तो 16वीं शताब्दी में, अब देखिए 1600 में क्या किया गया? (1600) का चार्टर एक्ट, इसमें देखिए क्या किया गया है। 1600 के चार्टर एक्ट में पूर्वी एशिया से व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया गया। इसको सर्वप्रथम महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्ष के लिए यह अधिकार दिया और जेम्स प्रथम ने अनिश्चित काल तक के लिए इसको बढ़ा दिया। ठीक है, उसके बाद आता है 1726 का चार्टर एक्ट। जब 1600 में यह कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए, उसके बाद इसने भारत में अपने कारोबार का काफ़ी विस्तार किया। बहुत सी फैक्ट्रियां स्थापित की, किलेबंदी की, जैसे फोर्ट जॉर्ज, फोर्ट विलियम आदि, इस तरह से किले बना लिए। इन किलों को ही फैक्ट्रीज कहा जाता था। इन फैक्ट्रियों का प्रशासन और नियंत्रण एक गवर्नर करता था और गवर्नर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल के द्वारा नियंत्रित होता था। यह निदेशक मंडल ब्रिटेन में यानी कि लंदन में बैठता था और वहाँ से इन गवर्नर को नियंत्रित करता था। ठीक है, गवर्नर के ऊपर नियंत्रण कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या निदेशक मंडल का होता था। कंपनी का प्रशासन, कंपनी का प्रशासन दो संस्थाओं द्वारा होता था। एक होती थी स्वत्वधारी मंडल। ठीक है, स्वत्वधारी मंडल का मतलब कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, और दूसरा होता था निदेशक मंडल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। निदेशक मंडल इंग्लैंड से ही कंपनी के कामकाज का संचालन करती थी, जैसा कभी बताया गया। इसमें कुल 24 सदस्य होते थे और सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष स्वत्वधारी मंडल कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के द्वारा किया जाता था। 1726 के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर को फैक्ट्रीज के प्रशासन का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।